Hello students, this is class 10th Halvasya Vidya Vihar. Today we will revise the types of keys in a table. हमने कल पढ़ा था डेटाबेस में टेबल होती हैं, टेबल्स में जो कॉलम होते हैं उन्हें एट्रीब्यूट या फील्ड बोलते हैं, जो रोज़ होती हैं उन्हें उन्हें रिकॉर्ड या टपल बोला जाता है। अब हम टेबल में कीज़ की बात करेंगे। कोई टेबल है, कोई भी XYZ टेबल, या मान लो हमने स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल लिया था, तो मान लो स्टूडेंट टेबल है, ये आपकी स्टूडेंट टेबल। इसमें हमने लिया है, मान लो रोल नंबर लिया है, ठीक है, क्लास ली है, सेक्शन लिया है, नेम लिया है, फिर उस बच्चे के मार्क्स लिए हैं, फिर मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, फिर उसका मान लो फ़ोन नंबर, फादर फ़ोन नंबर, ठीक है। सो दीज आर द फील्ड्स दैट वी नीड। फील्ड क्या बताते हैं बेटा, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लो मुझे उसका आधार नंबर भी चाहिए, सो दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ फील्ड। फील्ड बताता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन आई नीड फॉर दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की क्या क्या डिटेल्स मुझे चाहिए, मुझे इसका रोल नंबर चाहिए, मुझे इसकी क्लास चाहिए, मुझे इसका सेक्शन चाहिए। सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आई फॉर्म इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स और फील्ड के तौर पे मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट के किसी एक एग्जाम्पल की, स्टूडेंट के किसी एक एग्जाम्पल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की का रोल नंबर, क्लास, सेक्शन नेम, मार्क्स, फ़ोन नंबर एंड आधार नंबर, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ रिकॉर्ड। अब इसमें ध्यान से देखो, मान लो ये जो स्टूडेंट है और इसमें मैंने क्लास 10 ले लिया, ठीक है, क्लास 10 इस तरह से, ठीक है। मान लो ये सिर्फ स्टूडेंट 10 ये है कि 10th क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड है। अब अगर मैं ये बोलूँ, क्योंकि हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हमारे पास 10th में सेक्शन है 5। अब 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में रोल नंबर 1 है, सेक्शन A में भी है, B में भी रोल नंबर 1 है, 2 में भी रोल नंबर 1 है, और ये सारी टेबल है, उसमें पूरी क्लास है, ठीक है, सेक्शन A, सेक्शन B। अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ, रोल नंबर 1, गेट मी द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 1, क्या मुझे कोई एक यूनिक रिकॉर्ड मिल सकता है? नहीं, क्योंकि देर आर 5 रिकॉर्ड्स हैविंग वैल्यू 1 इन द फील्ड ऑफ रोल नंबर। रोल नंबर के फील्ड में 1 वैल्यू वाले 5 रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि हमारे पास 5 सेक्शन है। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि रोल नंबर 1 सेक्शन B, वो एक ही है, वो एक ही रिकॉर्ड है जिसमें रोल नंबर की वैल्यू 1 हो और सेक्शन की वैल्यू A हो। सो दिस इज वन कॉम्बिनेशन, दिस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन, है ना। या मान लो मैं एक और फील्ड इसमें ऐड कर लूँ, दैट इज एडमिशन नंबर। फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि गेट मी द रिकॉर्ड ऑफ रोल और एडमिशन नंबर 1100, गेट मी द रिकॉर्ड ऑफ दिस एडमिशन नंबर। क्या एक से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडमिशन नंबर सेम है? कोई 2 ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं जिनका एडमिशन नंबर सेम है। हर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर यूनिक है। सो कैन आई यूज़ दिस एडमिशन नंबर टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट? येस। सो कैन आई यूज़ दिस एडमिशन नंबर टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड इन दिस टेबल? येस, डेफिनेटली, क्योंकि इस टेबल में कोई भी 2 ऐसे बच्चे नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे जिनका एडमिशन नंबर आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना। सो इफ आई कॉल अपॉन ए वन पर्टिकुलर एडमिशन नंबर, दैट विल रेफर टू ए वन पर्टिकुलर स्टूडेंट ओनली, no other student can have the same admission number. So I can use this to refer to you, or you can say to uniquely identify each and every record of this table. I can use this field to uniquely identify every record in this table. हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको, अगर ऐसा कोई फील्ड है तो उस फील्ड को हम बोलते हैं की क्या है? एक ऐसा फील्ड या ग्रुप ऑफ फील्ड्स भी हो सकता है। ए फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड्स दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड इन अ टेबल। मान लो एडमिशन नंबर नहीं होता, जैसे हमने पहले देखा था, तो क्या ऐसा कोई एक फील्ड है जो ये काम कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हर रिकॉर्ड को?
नहीं, कोई ऐसा नहीं है, रोल नंबर भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, सबकी क्लास सेम है। एक रोल नंबर के 5 बच्चे मिलेंगे आपको। सेक्शन भी बहुत सारे हैं, हर सेक्शन की तो ए सेक्शन में मान लो ए में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स के पास सेक्शन की वैल्यू सेम है, नेम भी सेम हो सकता है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, फ़ोन नंबर मान लो 2 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, 2 ट्विन्स हैं तो उनका फ़ोन नंबर भी आइडेंटिकल हो सकता है, ठीक है। आधार नंबर कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई, मान लो हमने आधार नंबर नहीं लिया। नाउ रोल नंबर से लेकर फ़ोन नंबर तक हमारे पास ये फील्ड्स हैं, तो क्या एक ऐसा फील्ड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए? नहीं कर सकता। क्या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है? रोल नंबर प्लस सेक्शन, ये कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करूँ तो क्या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है? क्या ये कॉम्बिनेशन यूनिक बनेगा? बिल्कुल यूनिक बनेगा। अगर मैंने रोल नंबर 1 लिया है, सेक्शन ए लिया है, तो 1 रोल नंबर सेक्शन ए में दोबारा नहीं आएगा ना। सो दिस कॉम्बिनेशन इज़ यूनिक। अगले फिर से रोल नंबर 1 आ गया, लेकिन यहाँ सेक्शन बी आएगा, वहाँ यहाँ सेक्शन ए है तो रोल नंबर 1 नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन ए में तो एक ही रोल नंबर होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 fields is unique. So the combination of these 2 can be used as key. So this time my key is roll number and section. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी की का काम करेगा। तो जब भी आपको कोई यूनिकली किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना हो तो दोनों की वैल्यू देनी पड़ेगी। रोल नंबर 5 सेक्शन सी, तो ये एक यूनिक स्टूडेंट है, सेक्शन सी में कोई और रोल नंबर 5 नहीं होगा, या रोल नंबर 5 जितने भी हैं उनमें सेक्शन सी सिर्फ एक ही का होगा। सो दिस कॉम्बिनेशन इज़ यूनिक। सो इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपका एक ही फील्ड होना चाहिए जो सारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। इट माइट बी पॉसिबल कि एक रिकॉर्ड ऐसा काम ना कर पाए, तो आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, उस कॉम्बिनेशन की वैल्यू, जैसे ये एक वैल्यू है पूरे कॉम्बिनेशन की, ये कॉम्बिनेशन की दूसरी वैल्यू है, ये इसकी एक तीसरी वैल्यू है, मान लो ये एक नेक्स्ट वैल्यू है। दिस वैल्यू इज यूनिक फॉर एवरी रिकॉर्ड। नो अदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट विद द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 fields, रोल नंबर एंड सेक्शन, ठीक है। नो अदर रिकॉर्ड कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ रोल नंबर एंड सेक्शन इन दिस टेबल। सो द कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी ए की। अब आता है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आता है, हमने पढ़ लिया कि अब की 2 कंडीशन होती हैं। हर की 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि एक तो वो नॉन नल होनी चाहिए, एक वो यूनिक होनी चाहिए, यानी डुप्लीकेट नॉट अलाउड। मतलब क्या है इस बात का? कोई भी फील्ड आप ये देखोगे कि ये की बन सकता है या नहीं बन सकता, तो उसके लिए ये 2 कंडीशन को वो अग्री करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, वो फील्ड या ग्रुप ऑफ फील्ड, तो आप उसको की बना सकते हो, तो वो आपकी टेबल की की है, ठीक है। अब देखो, नॉन नल का मतलब है वो खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट टेबल का सिनेरियो हम लेके चलते हैं। मान लो कोई पेरेंट आए एडमिशन करवाने के लिए और उस टाइम उनके पास फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं था, तो वो फ़ोन नंबर नहीं दे के गई, वो फील्ड हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं वहाँ पे। बाकी सारी डिटेल रोल नंबर क्लास टीचर असाइन करेगा, क्लास हमने स्कूल ने असाइन कर दी, सेक्शन भी, उसका नेम, उसके प्रीवियस हमने एसएलसी लिया था वहाँ से उसके मार्क्स भी ले लिए, और उसके या एसएलसी नहीं है तो मार्क्स नहीं मिले हमें, ठीक है, या फ़ोन नंबर नहीं मिला, इनमें से कोई फील्ड ब्लैंक हो सकता है ना। या नेम, मान लो हमारे पास DOB नहीं है तो, और हम नाम लिखना चाहते हैं एग्जैक्टली वही जो DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है, तो वो भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सेक्शन हमने असाइन नहीं किया तो वो भी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फील्ड अगर आप खाली छोड़ सकते हैं उसमें वैल्यूज़, तो वो कभी भी की नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मान लो ऐसे 2 रिकॉर्ड आ गए, मिनिमम एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ऐसे 2 रिकॉर्ड हैं जिनमें फ़ोन नंबर की वैल्यू ब्लैंक है, तो वो दोनों तो सेम हो गई ना, फिर हम उसको की के तौर पे यूज़ कैसे कर सकते हैं? मान लो मैं बोलूँ कि मतलब मुझे उसी बच्चे का रिकॉर्ड चाहिए और उसका फ़ोन नंबर है नहीं, तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूँगी? नहीं कर सकते ना। तो जिस भी फील्ड को आप की बनाना चाहते हैं वो कभी भी नॉन नल, वो हमेशा नॉन नल होना चाहिए, कभी भी नल नहीं हो सकता। नल मतलब ब्लैंक, नल का मतलब है ब्लैंक या खाली, ठीक है। कभी भी वो ब्लैंक या नल नहीं हो सकता, इट शुड बी नॉन नल,
ठीक है, कोई भी वैल्यू उसमें ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, किसी भी रिकॉर्ड की वैल्यू उस फील्ड के लिए खाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा है डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। उस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज मतलब एक ही वैल्यू अगर रिपीट हो रही हो तो वो अलाउड नहीं है। उसमें एक तो खाली नहीं होना चाहिए कोई भी, मान लो मैं यहाँ पे मैंने लिया एडमिशन नंबर, ठीक है, इसको मैं की बना रही हूँ, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। सब बच्चों का एडमिशन नंबर है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका एडमिशन हो गया और उसे एडमिशन नंबर ना मिला हो, तो एडमिशन नंबर तो है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका एडमिशन नंबर ब्लैंक होगा, नॉन नल है। डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यानी एक बार मान लो 1100 ये एडमिशन नंबर आ चुका तो कोई यही वैल्यू सेम वैल्यू दोबारा किसी और रिकॉर्ड में नहीं आए, यानी रिपीट ना हो, तो आपका ये फील्ड की बन सकता है। एडमिशन नंबर में दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही आधार नंबर में भी कोई भी दो बच्चों का आधार नंबर सेम नहीं होगा और आधार नंबर किसी का ब्लैंक नहीं होगा। मान लो हम आधार नंबर के बिना एडमिशन ही नहीं कर रहे, ठीक है, दैट डिपेंड्स कि आप कैसे ये मेंटेन करते हैं। तो मान लो हम आधार नंबर के बिना एडमिशन नहीं कर रहे हैं तो ये आधार नंबर ब्लैंक नहीं होगा, ब्लैंक भी नहीं है और सबका यूनिक भी है, देन इट कैन बी ए की, ठीक है। अब एक टेबल में एक से ज़्यादा की हो सकती हैं। हमने की समझ लिया क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर रिकॉर्ड को और उसके दो कंडीशन होने चाहिए। किसी भी फील्ड को आप जज करना चाहते हैं कि ये की बन सकता है या नहीं, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो उसमें कहीं भी खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी रिकॉर्ड, टेबल होती है ना, टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये फील्ड्स हैं। मान लो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहे हैं, जैसे ये, उसमें एक तो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। नेम फील्ड में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना, नेम फील्ड उनका किसी का भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा, नेम फील्ड इसी फील्ड के अंदर कोई भी दो वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो की बन सकता है। आपको टेबल को ध्यान से देखना है। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको टेबल दे दी जाती है कि बताओ इनमें से कौन सा फील्ड की बन सकता है, तो आप ये दो चीज़ें देखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक ही टेबल में बहुत सारी कीज़ हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने यही टेबल लिया है जिसमें एडमिशन नंबर भी है, जिसमें आधार नंबर भी है, ठीक है, तो दो फील्ड है मेरे पास जो की बन सकती हैं। जितनी भी पॉसिबल कीज़ हैं, ठीक है, आपकी टेबल में जितनी भी कीज़ बन सकती हैं, जितने भी फील्ड, उन सबको हम बोलते हैं कैंडिडेट कीज़। ऑल द पॉसिबल कीज़ इन योर टेबल। जैसे हमारे पास अब मैंने एडमिशन नंबर भी लिया है, मैंने आधार नंबर भी लिया है, तो मेरे पास तीन कीज़ हैं। एक तो एडमिशन नंबर, एक आधार नंबर और एक है रोल नंबर और सेक्शन का ग्रुप। 1 2 3 आई हैव 3 कीज़। ऑल दीज 3 कीज़ आई विल कॉल देम कैंडिडेट कीज़। अब ये जो कैंडिडेट कीज़ हैं, इनमें से हम किसी एक को हमेशा यूज़ करेंगे। किसी एक की को हम, बाकी सारी कीज़ हैं लेकिन हम इनमें से किसी एक को चूज़ करेंगे कि आगे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा इसी को यूज़ करेंगे। और जिसको चूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। आपकी मर्जी है, आप इनमें से किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। मान लो मैंने बना दिया एडमिशन नंबर को, आप आधार को भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने एडमिशन नंबर को मेरी प्राइमरी की बना दिया। जितनी भी कैंडिडेट कीज़ हैं उनमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाते हो। प्राइमरी की का मतलब ये है कि दिस की विल बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दिस टेबल एवरी टाइम। हर बार जब भी आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो आप इसको ही यूज़ करेंगे, प्राइमरी की विल बी यूज्ड, ठीक है। अब कैंडिडेट कीज़ हैं आपके पास, उनमें से एक आपने प्राइमरी की बना दी, ये बना दी। उसके बाद जो बाकी बच गई हैं उनको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट कीज़। Out of all the candidate keys, I have chosen one as my primary key and rest of the candidate keys will be called alternate key. Alternate होता है मतलब विकल्प, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया आपकी प्राइमरी की। उसके बाद बाकी जो बच गई हैं वो हमारी बच गई हैं ऑल्टरनेट कीज़, ठीक है बेटा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट की और है, दैट इज़ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, ये काम करता है दो टेबल्स में, सेम टेबल में भी काम कर सकता है, वो थोड़ा और डिटेल में हो जाएगा। हम दो टेबल्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो मैंने एक टेबल, मैं ये टेबल बना लेती हूँ। हाँ, ये देखो मैंने दो टेबल ली हैं, एक ये एम्प्लॉय टेबल और एक ये डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल जो भी प्राइमरी की होती है ना बेटा, जब टेबल बनाते हैं इस तरह से तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये मेरी प्राइमरी की है एम्प्लॉय टेबल की, ये डी नंबर, ये
डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की है। अब देखो एम्प्लॉय नंबर, मैंने क्या क्या फील्ड दिए हैं एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय नंबर, उसका एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर जैसे हमारे पास एडमिशन नंबर है, हर एम्प्लॉय जैसे ही रिक्रूट होता है उसे एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, दैट इज़ एम्प्लॉय नंबर। ये हमने हमारी अपनी कंसिडरेशन है। नेम, डिपार्टमेंट नंबर, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मान लो हमने डिपार्टमेंट 1, 5, 1, 2, 3 इस तरह से लिए हैं, ठीक है। सैलरी, कितनी सैलरी है उसकी, नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय नंबर आ जाएंगे, ठीक है। हर एम्प्लॉय का अपना यूनिक नंबर होगा, तो मैंने इसलिए इसको ले लिया प्राइमरी की। ऐसे ही डिपार्टमेंट, मेरे पास मान लो उस कंपनी में उस फर्म में कुछ 8-10 डिपार्टमेंट हैं, तो सारे डिपार्टमेंट्स की डिटेल, डिपार्टमेंट नंबर 1 उसकी लोकेशन क्या है, उसका मैनेजर ई नंबर, यानी जो उसका मैनेजर है उसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, ऐसे ही 2, 3, 4 इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स की सारी डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। अब मान लो मुझे ये पता करना है कि ये जो एम्प्लॉय 101 है उसका जो मैनेजर है उसका ई नंबर क्या है, तो मैं कैसे पता करूँगी, सोचो। यही आपको सारी पूरी टेबल दे दी है आपको, तो मैं यहाँ से देखूंगी एम्प्लॉय नंबर 101, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट नंबर 5 में, डिपार्टमेंट नंबर 5 ये है, फिर डिपार्टमेंट टेबल में गए, डिपार्टमेंट नंबर 5 ये है, इसका मैनेजर का ई नंबर ये है। पता चल गया हमें कि 101 जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसका मैनेजर का ई नंबर क्या है, पता चल गया है नहीं। या हम बोल सकते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में ये काम करता है एम्प्लॉय नंबर 101, वो डिपार्टमेंट कहाँ लोकेटेड है, तो वो भी कहाँ से पता चलेगा, ये पता किया हमने। एम्प्लॉय नंबर 101 कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, डिपार्टमेंट नंबर 5 में, ये कहाँ से पता चला, एम्प्लॉय टेबल से। उसके बाद हम रेफर करेंगे डिपार्टमेंट टेबल में, वहाँ जाके हमें पता चला कि डिपार्टमेंट नंबर 5 इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा लोकेशन। सो दिस इज़ हाउ द 2 टेबल्स आर रिलेटेड। जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड चाहिए होती है तो आप इस फील्ड को यूज़ करके और यहाँ रेफर कर रहे हैं ना। फॉरेन का मतलब क्या होता है, आउटसाइड ए पर्टिकुलर बॉडी, फॉरेन कंट्री जो आपका कंट्री है उससे बाहर का कंट्री, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉरेन टेबल या फॉरेन की आपकी टेबल का कोई ऐसा फील्ड जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, तो ये आपकी टेबल का की फॉरेन की बन जाता है। नाउ आई हैव दिस डिपार्टमेंट, दिस डी नंबर एज फॉरेन की ऑफ एम्प्लॉय। ध्यान से समझना, एक पहली टेबल का कोई नॉन की एट्रीब्यूट, मतलब ये आपकी प्राइमरी की हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी नॉन की, कोई भी नॉर्मल आपका फील्ड, कोई भी फर्स्ट टेबल का कोई भी नॉर्मल फील्ड जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, तो वो पहली वाली टेबल की फॉरेन की बन जाता है। दिस डी नंबर इज द फॉरेन की। वाई फॉरेन? बिकॉज दिस इज यूज्ड टू रेफर टू दिस टेबल। और ये यहाँ प्राइमरी की होना क्यों ज़रूरी है इसका, ये यहाँ पे तो नहीं है लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी की बन रहा है, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि जब ये इसको रेफ़र करे तो ये किसी एक रिकॉर्ड को ही रेफ़र कर पाए। मान लो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले 100 एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मान लो अगले 100 एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम कर रहे हैं, उसका मैनेजर तो एक ही है, उसकी लोकेशन तो एक ही है। तो जब ये मान लो मैं ये पता करना चाहती हूँ ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी लोकेशन क्या है, तो मैंने यहाँ से उसका डिपार्टमेंट नंबर पता किया, वहाँ से फिर अगर मैं यहाँ रेफ़र करूँ एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट नंबर हैं तो मैं कैसे पता करूँगी, मतलब डिपार्टमेंट नंबर 5 एक से ज़्यादा बार यहाँ पे आए हुए हैं तो कैसे पता चलेगा कि लोकेशन कहाँ है, नहीं पता कर सकते ना। सो दिस शुड बी यूनिक हियर, ताकि ये जो रिकॉर्ड है ये यहाँ किसी एक को ही रेफ़र कर पाए, इसलिए ये यहाँ प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखना, फॉरेन की क्या है, ए फील्ड ऑफ फर्स्ट टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दिस इज प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, देन द फील्ड इन फर्स्ट टेबल बिकम्स द फॉरेन की ऑफ दिस। अब जब भी ये इससे रेफर करेगा, ठीक है, जब भी आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिएगी रिलेटेड टू एनी एम्प्लॉय, दिस फील्ड विल बी यूज टू रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, है ना। इसको हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है, अब ध्यान से समझना। मान लो मुझे एक नया रिकॉर्ड इसमें एंटर करना है, एम्प्लॉय टेबल में एक नया रिकॉर्ड आया। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है ये ध्यान से समझ लेना बेटा।
मान लो एक नया एम्प्लॉय हमने रिक्रूटमेंट की, नया एम्प्लॉय रिक्रूट होके आया है और उसकी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। एम्प्लॉय नंबर मान लो उसका था 1070, ठीक है। उसके बाद उसका नेम था कोई XYZ, डिपार्टमेंट नंबर वो 15 में काम करेगा और उसकी सैलरी ये दिस मच होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा डिपार्टमेंट नंबर 15 तो है ही नहीं, डिपार्टमेंट तो 1 से लेकर और 10 तक हैं बस। अगर ये फॉरेन की सेट कर रखी है, अगर आपने इसको फॉरेन की सेट कर रखा है डेटाबेस में, तो ये चेक करेगा पहले कि ये जो डिपार्टमेंट नंबर आपने ये डाला है इज इट अ वैलिड नंबर। ये यहाँ से चेक करेगा कि जितने भी वैलिड डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे है ना। सो इट विल चेक द डिपार्टमेंट टेबल वेदर दिस डिपार्टमेंट वैल्यू यू हैव एंटर्ड ये इज वैलिड और नॉट। इफ इट इज़ नॉट वैलिड तो ये एरर रेज करेगा, ये नया रिकॉर्ड इसमें एंटर नहीं होने देगा, ठीक है। ये एरर दिखाएगा कि दिस डिपार्टमेंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, हाउ कैन यू असाइन द नॉन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट टू एन एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय को आप ऐसा डिपार्टमेंट कैसे असाइन कर सकते हैं जो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये एरर दिखाएगा। यानी यू कैन नॉट असाइन ए डिपार्टमेंट नंबर दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। एक चीज़, यानी आपको इनवैलिड वैल्यू डालने से रोक दिया, इनवैलिड इंसर्शन के लिए रोक दिया। दूसरा, मान लो मैं यहाँ से एक ये हमने सोचा कि डिपार्टमेंट नंबर 5 है, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म कर देते हैं। हमने डिपार्टमेंट नंबर 5 ये वाला जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 5 में काम कर रहे हैं। या तो उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करो या उन वैल्यूज़ को चेंज करो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो वो चेक करेगा कि यहाँ से कि डिपार्टमेंट की वैल्यू सही है या नहीं। किससे चेक करेगा? ये जो रेफरेंसिंग है इसी से। या दूसरा, यहाँ से अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो डिपार्टमेंट नंबर 5 जिनका हमने ये वाला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, जिन एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट नंबर 5 है वो तो इनवैलिड हो गए, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 5 तो अब यहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो उनकी वैल्यूज़ तुरंत ये चेंज करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आपने डिलीट किया, इट विल आस्क दीज वैल्यूज़ टू बी चेंज्ड और डिलीटेड। या तो इनको डिलीट करो या चेंज करो, ठीक है, तभी आपका डिलीट वाला प्रोसेस पूरा होगा। सो द इंसर्शन इन अ टेबल विल बी वेरीफाइड बाय दिस रेफरेंस। जैसे ही आप कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो यहाँ से वैलिडेट करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। जैसे यहाँ से कुछ डिलीट करोगे तो अकॉर्डिंगली द वैल्यूज विल बी अपडेटेड इन दिस टेबल एज वेल। दिस रेफरेंस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। कुछ रूल्स इम्पोज करना कि आप बेवजह यहाँ इनवैलिड इंसर्शन या डिलीशन ना कर पाए इन टेबल्स में, वो रूल्स क्या होते हैं? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना, ये आपकी बुक में है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद टेबल्स एंड फॉर्म्स एंड क्वेरीज हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।